दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार एडोलेसेंस का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है खुद की आइडेंटिटी, खुद की पहचान बनाना। वन ऑफ द वेरी फेमस स्कॉलर जिनका नाम है एरिक एरिक्सन, वो इस स्टेज को कहते हैं आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। और अगर हम यंग पॉपुलेशन यानी कि जनरेशन जेड की बात करें तो वो अपनी पहचान को बनाने के लिए सिर्फ घरों तक या स्कूलों तक सीमित नहीं रहते। वो आजकल अपनी पहचान को एक्सप्लोर करते हैं ऑनलाइन मीडियम में जाकर, डिजिटल स्पेसेस में जाकर। और जब उनको लगता है कि उनके यही डिजिटल स्पेसेस के ऊपर खतरा है तो होते हैं प्रोटेस्ट, तो होते हैं मूवमेंट। आज इसी के पर्सपेक्टिव में हम साइकोलॉजी ऑफ जेन ज़ी समझने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कैसे ऑनलाइन मीडियम, कैसे सोशल मीडिया हैंडल्स साइकोलॉजी ऑफ जेन ज़ी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगर हम जेन ज़ी की बात करें तो देखिए, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों समझना बहुत इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट यूथ कोहॉर्ट इन साउथ एशिया। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, कल्चर सब जगह आपको शेप करते हुए दिखेंगे, सब जगह आपको इनका पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। अब जैसे कि मैंने अभी बात की, इनकी प्रेजेंस ऑनलाइन मीडियम पर काफी ज्यादा है। और जब उनको लगता है कि एक्सेस डिनाई हो गई, यानी कि इनकी पर्सनल लॉस है, इनकी पर्सनल फ्रीडम जा चुकी है। जैसे कि रिसेंट आप केसेस देखोगे, फ्रांस में भी मूवमेंट होते हैं। दे वर आल्सो लेड बाय जनरेशन जेड, यंग पॉपुलेशन, ऑल्दो वहां पर रीजन कुछ और था। लेकिन अगर आप देखोगे नेपाल में, तो यहां पर क्या इशू था? सोशल मीडिया पर जो बैन लगा दिया गया सरकार के द्वारा। अब सोशल मीडिया पर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सोशल मीडिया पर उनकी प्रेजेंस है, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। और जैसे ही उस पर बैन लगाया गया, यानी कि उनकी आज़ादी जा चुकी है, उनकी फ्रीडम जा चुकी है। तो उन्होंने समझा कि ये इनजस्टिस है, ये फेयर नहीं है, और फिर यंग पॉपुलेशन सड़कों पे आती है और प्रोटेस्ट करती है। क्योंकि डिजिटल मीडियम जो है, दैट हैज बिकम एज देयर आइडेंटिटी, उनकी पहचान बन चुकी है। तो इस तरीके से हमें ये पूरा फिनोमेना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पहचान बनी है उनकी आइडेंटिटी फ्रॉम द ऑनलाइन मीडियम, ये कैसे बनी है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। और उससे पहले एक चीज और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अगर इसकी बात करें तो ये जो प्रोटेस्ट है, दीज प्रोटेस्ट आर नॉट न्यू। ये कोई कॉमन, ये नहीं कि एकदम से कुछ इमर्ज हो गया। प्रोटेस्ट हमेशा से होते हुए आए हैं, पहले भी होते थे। जैसे आप देखोगे 1960 में भी, उस टाइम भी प्रोटेस्ट होते थे। बेबी ब्लूमर्स, फिर जनरेशन जेड एक्स आती है, फिर जनरेशन जेड आती है। बस ये प्रोटेस्ट का नेचर जो होता है वो चेंज होता गया। जैसे पहले के टाइम पर भी सिविल राइट्स हुए हैं, जनरेशन एक्स के टाइम पर भी आप देखोगे काफी सारे राइट्स हुए हैं, काफी सारे मूवमेंट हुए हैं, और जनरेशन जेड पे हुए हैं। लेकिन अब ये जो नेचर है ये चेंज हो चुका है। जैसे अभी आप देखोगे नीट के टाइम पर इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ था, स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था। क्लाइमेट स्ट्राइक, डिजिटल एक्टिविज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये जो नेचर हो गया ये बहुत चेंज हो गया, क्योंकि पहले के टाइम पर सोशल मीडिया इतनी एक्टिव नहीं थी। अभी के टाइम पर सोशल मीडिया एक्टिव बहुत ज़्यादा है, लोगों को इकट्ठा करना बहुत आसान हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्विटर और विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन मीडिया। सो ये जो प्रोटेस्ट है ये कोई कॉमन फिनोमेना आप देखोगे ये नहीं कि एकदम से निकल के आ गया। लेकिन ये जो प्रेजेंट फॉर्म है, ये हमारा, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रेजेंट फॉर्म में चेंज निकल के आए हैं ये कैसे कैसे निकल के आए हैं। अब जैसे कि प्रेजेंट फॉर्म की हम बात करें तो प्रेजेंट फॉर्म में हैशटैग डिजिटल एज ऑफ प्रोटेस्ट बन गई है। कोई सा भी एग्जाम होता है या किसी सरकार के खिलाफ आपको प्रोटेस्ट करना है तो हैशटैग लगा दिया जाता है और लोगों को इकट्ठा कर दिया जाता है। अब जनरली होता क्या है, जब आप ऑनलाइन मीडियम पे जाते हो तो आपने अपना व्यू रखा, आपने अपना पर्सपेक्टिव रखा, और अगर उस पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करने के लिए 1000-2000 लोग और आ जाते हैं तो आपका जो व्यू होता है वो और ज्यादा एम्पलीफाई हो जाता है। इसी को बोला जाता है इको चैम्बर्स का बनना। और वो इको चैम्बर्स इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा आप देखोगे लोगों का एक कलेक्टिव माइंड बनना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं इमोशनल कंटागियन, स्प्रेड ऑफ इमोशंस। जैसे कि आप देखेंगे इन द केस ऑफ मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग के टाइम पर लोगों को पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन बस वो किए जा रहे हैं। वाई? बिकॉज एक कलेक्टिव माइंड बन चुका है, जो इंसान ये कर रहा है वही आगे वाले लोग करना शुरू कर देंगे। तो इसी तरीके का फिनोमेना आपको ऑनलाइन मीडियम में भी देखने को मिलेगा। लोग जस्ट फॉलो करना शुरू कर देते हैं ट्रेंड को। उनकी जो इंडिविजुअल पहचान है वो कलेक्टिव पहचान बन जाती है, वो कलेक्टिव आइडेंटिटी बन जाती है। इसके अलावा सेकंड रीजन आप देखोगे जो डिजिटल एज ऑफ प्रोटेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देखोगे, अभी मैंने आपको बताया, काफी सारी जो यूथ है, काफी सारी जो यंग पॉपुलेशन है, वो अपनी जो स्टेज होती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, उसको सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाती। यानी कि आजकल जो बच्चों में आप देखोगे जनरल सेल्फ एस्टीम का लो होना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है।
सेल्फ एस्टीम उनका काफ़ी लो होता है। सेल्फ एस्टीम लो होगा, अब सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए आप लोगों से बातें करोगे। पहले के टाइम पर बच्चे बातें करते थे, सोशलाइज होते थे, लेकिन वो बातें करने वाला जो पर्सपेक्टिव है, वो जो सोशलाइजेशन है, वो अब कम हो चुका है। वो होता है ऑन ऑनलाइन मीडियम विद द हेल्प ऑफ ट्विटर, विद द हेल्प ऑफ फेसबुक, विद द हेल्प ऑफ इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिलता है, उनको अपनी एक आइडेंटिटी मिलती है, पहचान मिलती है, जिसको हम कहते हैं सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, जो ताजफिल बताते हैं। ताजफिल कहते हैं कि हर एक इंसान के लिए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस वो ढूंढते हैं ऑनलाइन मीडियम में जाकर, और ऑनलाइन मीडियम में जाकर उनकी प्रेजेंस और ज़्यादा बढ़ती जाती है। और जो प्रोटेस्ट का नेचर है, ये जो पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव है, आप देखो कैंसल नीट हैशटैग, ब्लैक लाइव्स मैटर हैशटैग, वेजेस नॉट वॉर हैशटैग, ये ओपिनियन जो हो गया पूरा का पूरा बढ़ता गया। तो इस तरीके से इमोशनल कंटागियन और खुद की बिलोंगिंगनेस को ढूंढना बहुत बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको ये रिसेंट प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे इन द कंटेक्स्ट ऑफ जनरेशन जेड और इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑनलाइन मीडिया। अब इसी को हम और समझेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या अलग अलग स्कॉलर्स बताने की कोशिश करते हैं कि साइकोलॉजी ऑफ जेन ज़ी कैसे कैसे इन्फ्लुएंस होती है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, साइकोलॉजी का लेकर जो हमारा बैच है सितंबर बैच, ये 24 सितंबर को इसकी सेल खत्म होने वाली है। इस कोड का इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर साइकोलॉजी को लेकर जितनी भी अपडेट्स होती हैं आपको दी जाती है। आगे बढ़ेंगे लेक्चर में, अब हम समझेंगे कि ये जो डिजिटल स्पेस है, ये जो डिजिटल नेटिव्स है, ये बन कैसे गया है। अब आप देखोगे, मैंने आपको बताया कि एडोलेसेंस जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। ऐसा कौन बताता है? ऐसा हमें एरिक एरिक्सन बताते हैं। एरिक्सन, आप देखोगे इनकी साइको सोशल स्टेजेस होती हैं। उन स्टेजेस में वो बताते हैं कि एक स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। और ये स्टेज वो होती है जो एडोलेसेंस वाली एज में आएगी, यानी कि जब बच्चा कॉलेज का स्टार्ट करता है, स्कूल के बाद 16, 17, 18 साल की जो उम्र होती है, ये इमर्जिंग एडल्टहुड है, एडोलेसेंस है। यहाँ पर उनकी आइडेंटिटी का बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब उनकी आइडेंटिटी बन कैसे रही है? उनकी आइडेंटिटी यानी कि उनकी पहचान बन रही है डिजिटल नेटिव्स में जाकर, डिजिटल स्पेसेस में जाकर। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिंक्डइन पर जाएंगे तो उनका प्रोफेशनल पर्सोना है, इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपना ऐसा पर्सोना बना रखा है, डिस्कॉर्ड और रेडिट पर उन्होंने अपना अलग पर्सोना बना रखा है। तो उनका रियल पर्सोना है क्या, वो उनको पता ही नहीं है। ऐसे इश्यूज आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। पहले के टाइम पर भी होते थे, लेकिन पहले के टाइम पर सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन अब सोशल मीडिया है, तो वहाँ पर जाके उनका पर्सोना अलग अलग हो गया है। लिंक्डइन पर वो अपने आप को ऐसा दिखाते हैं, यहाँ पर ऐसा दिखाते हैं, यहाँ पर ऐसा दिखाते हैं। तो रियलिटी में है क्या? यानी कि मल्टीपल पर्सोना। आप हो तो एक ही, आप होते एक ही इंसान, आपका सेल्फ यानी कि आपका पर्सोना, आपकी पर्सनैलिटी तो एक ही है, लेकिन आपका यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, लेकिन एक्चुअली में है क्या, ये तो आपको पता ही नहीं है। तो इस तरीके से एरिक एरिक्सन बताते हैं कि इस स्टेज में बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। एंड दिस स्टेज इज हाईली शेप्ड बाय सोशल मीडिया डिजिटल मोराटोरियम, यानी कि आप ठहर के रह जाते हो, बच्चों को समझ में नहीं आता कि उन्हें करना क्या है। इतने सारे ट्रेंड हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, यहाँ जाएं वहाँ जाएं, ये कन्फ्यूजन आप देखोगे आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से साइकोलॉजी ऑफ जेन ज़ी काफ़ी इन्फ्लुएंस होती है। अब जो सेल्फ है, जैसे कि हम बात की अभी, मैंने आपको बताया, जो सेल्फ है एग्जैक्टली बन ही नहीं पाया। इसके अलावा सेल्फ कहाँ पे बना है? सेल्फ बना है आपका ऑनलाइन मीडियम में जाकर, यानी कि इंस्टाग्राम पर जाकर, फेसबुक पर जाकर, यहाँ पर जाकर। अब जब यहाँ पर आपका सेल्फ बना हुआ है और जब इन्हीं चीज़ों का बैन कर दिया गया, तो आपको क्या लगा? आपको लगा कि भाई आपकी तो सोशल डेथ हो चुकी है। सेम हुआ इन द केस ऑफ नेपाल आल्सो। ओके, लाइक टेकिंग अवे द स्टेज वेयर ऑडियंस जेन ज़ी परफॉर्म देयर आइडेंटिटी। उनकी पहचान ही वही है, और जब पहचान पे खतरा आता है किसी भी इंसान के, तो फिर वो सहन नहीं कर पाएगा, फिर वो करता है प्रोटेस्ट। तो उनकी पहचान यहाँ पर है, दिस इज द ऑडियंस फॉर देम, दिस इज द स्टेज फॉर देम। वो उनका तो परफॉर्मेंस ही पूरा यहीं पे ही होता है, मैक्सिमम टाइम यहाँ पे जाता है। उसके अलग अलग रिपरकशंस हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्पेस उनका यहाँ पे जाता है। और अगर यहाँ पर दिक्कतें आई तो उनको लगता है कि भाई ये तो उनकी आइडेंटिटी के ऊपर खतरा है, जिसकी वजह से आउटरीच निकल के आएगा, फीलिंग ऑफ इनविजिबिलिटी निकल के आती है, प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आप देखोगे ऑनलाइन स्पेसेस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं इन दिस पर्सपेक्टिव। इसके अलावा आप देखोगे रंकी मैन एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, वो अपनी एक
रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी देते हैं। अब अगर हम डेप्रिवेशन की बात करें तो डेप्रिवेशन दो तरीके के होते हैं। एक तो एब्सोल्यूट टर्म में, यानी कि इंसान के पास सर्वाइवल के लिए बेसिक नीड्स का ना होना, और दूसरा होता है रिलेटिव डेप्रिवेशन। रंकी मैन ये कहते हैं कि रिलेटिव डेप्रिवेशन बहुत मैटर करता है। यानी कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं, सामने वाले के पास मेरे से ज्यादा हैं, तो मुझे काफी दुख होगा और उस दुख की वजह से मैं प्रोटेस्ट करूंगा। सेम कंटेक्स्ट आप देखोगे इन द केस ऑफ ऑनलाइन मीडियम आल्सो। अब आप देखोगे पूरा का पूरा ग्लोबल एक्सपोजर है। बच्चों को पता है कि अगर हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज नहीं हैं और बाकी लोगों के पास तो बहुत रिसोर्सेज हैं, ये चीजें आप देखोगे, ये चीजें आप आसान तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो। जैसे कि इन दिस केस आल्सो ड्राइव टू मैच द ग्लोबल स्टैंडर्ड इन एजुकेशन, लाइफ स्टाइल, फैशन, कैरियर। अगर बच्चों को लगा, क्योंकि इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया सबके पास में है, अगर उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं है और हम हकदार हैं रिसोर्सेज के, यानी कि हमारे पास भी ये होने चाहिए थे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में सरकार है, अगर इन केस नेपाल के बच्चों को लगता है कि भारतीय सरकार देती है ये सारे रिसोर्सेस अपने बच्चों को, राइट टू एजुकेशन है या कुछ और, अब हम एज एन एग्जाम्पल लें, या अगर उनको लगता है कि फ्रांस की सरकार देती है, इटली की सरकार देती है, तो उनको क्या लगेगा? उनको लगेगा कि दे आर रिलेटिवली डिप्राइव्ड, और जिसकी वजह से एक फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस निकल के आ जाती है। हेल्पलेसनेस की फीलिंग क्यों निकल के आई? क्योंकि उनको लगा कि हमारी मदद करने के लिए, हमारी सुरक्षा करने के लिए, हमें बेसिक सर्विसेज देने के लिए तो कोई है ही नहीं। इसी वजह से ये ग्लोबल एक्सपोजर रिलेटेड डेप्रिवेशन की फीलिंग लेके आता है बच्चों के अंदर, और फिर मूवमेंट होंगे, फिर हमारे प्रोटेस्ट होंगे। तो रंकी मैन की रिलेटेड डेप्रिवेशन थ्योरी भी काफी अच्छी जगह समझाएगी किस तरीके से साइकोलॉजी ऑफ जेन ज़ी शेप करती है और ये क्यों होते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है दैट इज गिवन बाय ब्लॉन-फैन-ब्रूनर। ब्लॉन-फैन-ब्रूनर अपनी बहुत इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल थ्योरी देते हैं, और वो बताते हैं कि कैसे एनवायरनमेंट हमारी पर्सनैलिटी को शेप करता है। और वो कहते हैं कि 4 लेयर में ये पूरी प्रोसेस होती है। सबसे पहला माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो और मैक्रो। माइक्रो यानी कि जब बच्चा बिल्कुल, आप देखोगे इन हेयर माइक्रो सिस्टम इनिशियल स्टेज। अब इनिशियल स्टेज में डिजिटल पीयर ग्रुप्स आर सेंट्रल। जनरली इनिशियल स्टेज के अंदर आपके माँ बाप होते हैं, आपके रिसेंट पीयर्स होंगे, सिबलिंग्स होंगे, लेकिन आज के टाइम पर वो जगह किसने ले ली है? वो जगह इन लोगों ने ले ली है। माइक्रो सिस्टम में कौन होता है? आपके माँ बाप, आपका परिवार प्लस स्कूल, ठीक है, कोई और इंस्टीट्यूशंस, बच्चा कहीं जाता है तो ये साथ में मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो फैमिली प्लस स्कूल ऑफन क्लैश विथ ऑनलाइन वैल्यूज, ऑनलाइन तो है ही। माइक्रो में से माँ बाप, सिबलिंग्स होंगे, लेकिन डिजिटल पीयर ग्रुप भी है, ऑनलाइन मीडियम भी है। मैक्रो में फैमिली, स्कूल होंगे, यानी कि 2 लोग आ गए, लेकिन ऑनलाइन वैल्यू सिस्टम भी है। एक्सो में मीडिया एल्गोरिदम हो गई, ठीक है, एक्टिविज्म हो गया बहुत ज्यादा। एक्सो में जनरली कौन होता है? सरकार की पॉलिसीज हो गई, या पापा कहीं ऑफिस में जाते हैं, वहां पे कैसा काम होता है, ये सब चीजें हो गई। लेकिन आज के टाइम पर तो मीडिया है, एल्गोरिदम है, आउटरीच है, ट्रेंड है। और इसके अलावा मैक्रो में जब हम पूरा ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखेंगे तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव बच्चे को अपने एनवायरनमेंट में क्या दिखता है? बच्चे को दिखता है कि उसके एनवायरनमेंट में क्या है? पेंडेमिक है, क्लाइमेट वॉर है, ग्लोबल क्राइसिस है। इसकी वजह से उसका एक कलेक्टिव साइक बन जाता है, उसे लगता है कि भाई सब कुछ खतरे में है, मेरा पूरा का पूरा एनवायरनमेंट खतरे में है। क्योंकि ये सारी की सारी चीजें, सारे के सारे सिस्टम पर आप देखोगे एनवायरनमेंट अपना रोल, एनवायरनमेंट अपनी बातें बताता है। तो एनवायरनमेंट यहां पर भी है, एनवायरनमेंट का रोल यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। और एनवायरनमेंट में ऑनलाइन मीडियम है, एनवायरनमेंट में डिजिटल स्पेसेस है। तो इस वजह से लोगों को खतरा महसूस होता है, जेन ज़ी को खतरा महसूस होता है। तो इस तरीके से हमने 3-4 पर्सपेक्टिव यहां पर देखे। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव एरिक्सन का, जो सेल्फ के बारे में बात करेंगे, उसके बाद रंकी मैन का, और हमने देखा ब्लॉन-फैन-ब्रूनर का। इसको हम इकोलॉजिकल थ्योरी बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो बताती है कि कैसे हमारा एनवायरनमेंट शेप करता है हमारे पर्सोना का। अब डेफिनेटली इनके लिए हम कुछ कर भी सकते हैं। क्या करें? मीडिया लिटरेसी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के अंदर एक बेटर सेल्फ कंसेप्ट का बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक सेल्फ कंसेप्ट बेटर नहीं होगा तो वो इसी तराजू में ऊपर नीचे होते रहेंगे। उन्हें समझाना पड़ेगा कि उनकी आइडेंटिटी क्या है, उनकी पहचान क्या है, तभी हम कुछ साइकोलॉजिकल सॉल्यूशन उनको दे सकते हैं। जैसे कि हमेशा अगर अनरियलिस्टिक अपवर्ड कंपैरिजन करेंगे, अनरियलिस्टिक कंपैरिजन करते रहेंगे, जो कि ऑनलाइन मीडिया में काफी होते हैं, तो उन्हें समझाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ मीडिया लिटरेसी कि जो ऑनलाइन में है वो सब कुछ रियल नहीं है। ओके, तो एक बैलेंस कंपैरिजन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडफुल टेक्निक को समझाना पड़ेगा ताकि वो अपना टॉक्सिक कंपैरिजन जो होता है उसको कम कर सके, उसको रिड्यूस कर सके।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो रोल प्ले करती हैं, जिसकी हेल्प से हम बेटर कर सकते हैं अपने यंग पॉपुलेशन का भविष्य। ठीक है, जो इतना प्रेशर है बच्चों के ऊपर, प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल में अलग अलग प्रोग्राम हो, पीयर ग्रुप सपोर्ट हो, सोसाइटी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। यहाँ पर सोशलाइज होना सिखाना चाहिए बच्चों को। सिर्फ डिजिटल मीडियम के माध्यम से ही सब कुछ होना इंपॉर्टेंट हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आपको हर जगह पर आपको यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लेके आने पड़ेंगे, आपको ट्रांसपेरेंट एग्जाम कराने पड़ेंगे, जो इंडिया में देखेंगे काफी सारे इश्यूज निकल के आते हैं, और फिर ये सब बातें आगे बढ़ती हैं। आपको अफोर्डेबल ग्लोबल स्किल्स बच्चों को सिखानी पड़ेंगी, ताकि वो स्किल्स में अपने आप को इन्वेस्ट करें, उनका एक सेल्फ कंसेप्ट बने, उनकी आइडेंटिटी बने। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है, अगर उनकी पहचान उन्होंने समझ ली, अपनी आइडेंटिटी उन्होंने एक्सप्लोर कर ली, तो सारा काम, सारा मसला खत्म हो जाता है। जनरली बच्चा अपनी आइडेंटिटी को नहीं बना पाता, और फिर वो हमेशा संघर्ष करता है कि उसकी पहचान क्या है, उसे करना क्या है। लेकिन अगर उसे कम उम्र में ही समझ में आ जाता है कि उसकी पहचान क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, तो उसे कभी भी कोई भी समस्या नहीं होगी। तो आइडेंटिटी को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसी लर्निंग और चाहिए, ऐसे लेक्चर्स और देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा आप यहाँ मैसेज कर सकते हैं कोई भी डाउट जो भी है आपके साइकोलॉजी को लेकर। थैंक यू वेरी मच।